हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल रेडी क्यू दिए गए हैं तो उसके बेसिस पे कौन कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल रेडी क्यू है, रेडी क्यू दिया गया है, तो उसके बेसिस पे आपके पास दो तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। पहला क्या है? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। और दूसरा आपका क्या होता है? मल्टी लेवल फीडबैक, मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग। ठीक, अब देखिए, जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है ना, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग को देखेंगे। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है आपका, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। देखो क्या होता है मल्टी लेवल, इसी को पहले देख रहे हैं हम, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग को। इसमें आपके पास कई सारे आपके रेडी क्यू दिए रहते हैं, कई सारे रेडी क्यू दिए रहते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक ना? रेडी क्यू वन, रेडी क्यू टू, रेडी क्यू थ्री, रेडी क्यू वन, रेडी क्यू टू, रेडी क्यू थ्री। तो देखो, जो टॉप वाला, जो ऊपर रेडी क्यू होता है ना, उसमें आपके हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हमेशा जाते हैं। मतलब जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा वो प्रोसेस हमेशा जाएगा। और प्रायोरिटी कैसे देखी जाती है कि जो प्रोसेस, प्रायोरिटी कैसे देखी जाती है? आपका प्रायोरिटी बेसिकली आपका पीसीबी में दिया रहता है कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है कितनी नहीं है। तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी वो प्रोसेस टॉप वाले क्यू में जाएगा, फिर उससे कम वाला उससे नीचे जाएगा, फिर उससे कम उससे नीचे जाएगा। ठीक ना? और ये भी कंडीशन है कि हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस पहले रन हो जाएगा, उसके बाद ही लो प्रोसेस वाला प्रायोरिटी रन होगा। ठीक ना? क्या समझे आप? जो प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी वो सबसे टॉप वाले में जाएगा, फिर नीचे 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 लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस नीचे वाले रेडी क्यू में जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से यहाँ समझो, ध्यान से ये समझो कि ऐसा कंडीशन हो सकता है कि हमेशा आपका हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता रहे, हमेशा आपका हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता रहे। अगर हमेशा हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता रहेगा तो उस समय एक प्रॉब्लम हो, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका जो लो वाला प्रोसेस रहेगा ना, लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस, वो कभी रन ही नहीं होगा, हमेशा रेडी क्यू में बैठा रहेगा, कभी रन ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब प्रोसेस विच इज वेटिंग फॉर इनडेफिनिट टाइम, मतलब उसका वेटिंग का कोई टाइम डिफाइन ही नहीं है कि कितना टाइम उसको वेट करना है। कितना टाइम भी वेट कर सकता है, अनलिमिटेड टाइम भी वेट कर सकता है। जब तक आपका हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता रहेगा तो ऊपर वाले में जाएगा और ऊपर वाले अपना हमेशा रन करते रहेंगे, नीचे वाले को मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा कंडीशन आपका हो सकता है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम अपना लिख लेते हैं कि इसके बारे में क्या लिखेंगे। लिख लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी, डिपेंडिंग ऑन दी प्रायोरिटी, डिपेंडिंग ऑन दी प्रायोरिटी, process are decided that in which in which in which queue, in which ready queue बोल सकते हैं आप, in which queue they will enter। मतलब उसके ऊपर, मतलब प्रोसेस की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस किस रेडी क्यू में जाएगा। अब देखिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? हाईएस्ट, या हाई, हाई लिखिए, हाईएस्ट लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, आप हाई लिखिए, हाई, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आर गोइंग टू टॉप लेवल, मतलब हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हमेशा टॉप लेवल में जाते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? आफ्टर रनिंग ऑफ, आफ्टर रनिंग ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस,
priority process. After running a high priority process, low priority process will run. समझ रहे हैं आप क्या है? बिल्कुल सिंपल है कि आपके कई सारे मल्टीपल रेडी क्यू दिए गए हैं, उसमें से प्रोसेस क्यू किस क्यू में जाना है, किस रेडी क्यू में जाना है, उसके प्रायोरिटी से डिसाइड होता है। और हमेशा हाई लेवल वाले प्रोसेस जो होते हैं, हाई लेवल में या फिर हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस होते हैं, वे पहले रन हो जाते हैं, और उसके नीचे वाले जो होते हैं उनके रन होने के बाद ही रन हो सकते हैं। तो इसमें एक ऐसा कंडीशन हो सकता है, देयर कैन बी कंडीशन, there can be condition system is getting high priority process. System is getting high priority process all the time. मतलब हमेशा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है. then bottom level processes can go to starvation. मतलब जो नीचे वाले प्रोसेस हैं वो स्टार्वेशन में जा सकते हैं. इसलिए स्टार्वेशन में जाएंगे कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा रन होने के लिए. वो इंडेफिनिट टाइम के लिए वहां रह सकते हैं, कोई डिफाइन ही नहीं है कि कितने टाइम उनको वहां रुकना है. ठीक ना? तो देखिए, हमने स्टार्वेशन की बात की तो स्टार्वेशन का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं. ये सारी चीजें आपको बहुत प्रॉफिट करेंगी. हम लिखते चल रहे हैं तो आपको फिर से आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा. अगर आपको नोट मिल जाएगा वाला, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बस एक बार देखिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा. तो अगर स्टारवेशन की बात करें, स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई प्रोसेस रन होने के लिए रुका हो रहा है, उसको मौका नहीं मिला रन होने के लिए. मतलब तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर इंडेफिनिट टाइम. मतलब प्रोसेस इंडेफिनिट टाइम के लिए वेट कर रहा है. कोई उसका टाइम ही डिसाइड नहीं है कि कितनी टाइम उसको वेट करना है. दिस इज टर्म्ड एज स्टारवेशन. स्टारवेशन का यही डेफिनेशन. इसको दूर कैसे किया जा सकता है? इसका कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, कोई कंसेप्ट चाहिए ना, मतलब स्टारवेशन को दूर करने के लिए. तो उसका बेसिकली एक कंसेप्ट आता है आपका एजिंग. एजिंग एज लिखो, ING जोड़ दो, एजिंग. एजिंग क्या होता है, ध्यान से समझो. अगर कोई प्रोसेस आपका नीचे है और वेट कर रहा है, तो जैसे जैसे वेट करेगा ना, उसकी प्रायोरिटी को बढ़ाओ, उसकी प्रायोरिटी को बढ़ाओ. अगर उसके हम प्रायोरिटी को बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि वो अधिक समय वेट करने के बाद उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी और उस प्रोसेस को रन करना ही पड़ेगा. तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? एजिंग का क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? वेटिंग टाइम of the process increases, then priority of the process should increase. मतलब अगर वो वेट कर रहा है तो उसके साथ उसकी प्रायोरिटी भी इंक्रीज करनी चाहिए. तो उसको क्या बोलेंगे? एजिंग बोलेंगे. ठीक ना? अब देखिए, तो एजिंग कैसे हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसको भी हम लिख लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से. इफ एज of the process will increase, then priority increase, then at the time process has to be run.
मतलब जब उसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आने वाले प्रोसेस से भी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा, तो इसे रन होना ही पड़ेगा। इन सच ए वे, इन सच ए वे स्टारवेशन स्टारवेशन कैन बी रिमूव, मतलब इस तरह से हम स्टारवेशन को दूर कर सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए हमने क्या देख लिया, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग देख लिया। अब इसके बाद एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, अगर हमारे पास मल्टीपल रेडी क्यू दिए गए हैं तो वो आपका क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग की देख लेते हैं, इसके बाद हमारा मल्टीपल रेडी क्यू वाला जो कंसेप्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या है आपका मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये राउंड रोबिन शेड्यूलिंग की तरह है थोड़ा सा, और इसमें राउंड रोबिन शेड्यूलिंग की तरह है लेकिन टाइम क्वांटम आपका इंक्रीज करता रहता है। ठीक ना। अगर देखो आपके पास क्या है, अगर आपके पास कई सारे रेडी क्यू दिए गए हैं, ठीक ना, और हर रेडी क्यू का एक प्रॉपर्टी है, हर रेडी क्यू का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब देखिए कैसे इसको हम समझेंगे। मान लो यहाँ से आपका प्रोसेस एंटर कर रहा है, तो पहले रेडी क्यू का टाइम क्वांटम 2 है, ठीक ना। फिर वो प्रोसेस टाइम क्वांटम 2 पार करने के बाद, टाइम क्वांटम 2 पार करने के बाद अगर उस प्रोसेस का टाइम क्वांटम 2 में ही प्रोसेस एंड हो जा रहा है तो यहाँ से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टाइम क्वांटम 2 ही दे रहा है उसको रन होने के लिए और 2 में ही प्रोसेस एंड हो जा रहा है तो यहाँ से निकल जाएगा, नहीं तो दूसरे रेडी क्यू में जाएगा, टाइम क्वांटम 4 तक रन होगा, मतलब 4 यूनिट और रन हो सकता है। अगर फिर यहाँ पे एंड हो गया तो इसको फिर यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ नहीं एंड हुआ तो इस प्रोसेस को फिर से यहाँ भेज दिया जाएगा, फिर से यहाँ भेज दिया जाएगा। अगर यहाँ फिर से टाइम क्वांटम इसका 8 है तो फिर यहाँ से अगर कंप्लीट हो गया प्रोसेस तो यहाँ से बाहर चला जाए। अगर आपका इस स्टेज में भी कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर से नीचे वाले में जाएगा, और फाइनली यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले में आपका जाके रन हो जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका बेसिकली यही सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्रोसेस का टाइम क्वांटम को इंक्रीज करना, हर बार टाइम क्वांटम को इंक्रीज करना, और जिसका टाइम क्वांटम कम है उस प्रोसेस को जल्दी से रन करा के बाहर निकाल देना। यही कंसेप्ट है इसका, कि हमेशा कम टाइम क्वांटम वाला आता रहेगा और कम टाइम क्वांटम वाला पहले रन हो जाए, जो अधिक टाइम क्वांटम वाला है वो धीरे धीरे बाद में रन होता रहे। ठीक ना। तो देखिए अब आप कहेंगे कि इस वाले कंसेप्ट में कोई स्टारवेशन का दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले में भी स्टारवेशन का दिक्कत है। पूछो स्टारवेशन का दिक्कत क्या है। मान लो आपके पास 80 यूनिट का एक प्रोसेस है और आपके पास अनलिमिटेड 2 यूनिट के प्रोसेस दिए गए हैं, अनलिमिटेड 2 यूनिट के प्रोसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले 80 यूनिट वाला प्रोसेस का होता है, जाता है रेडी क्यू में, तो यहाँ से प्रोसेस इधर आता है, तो इसके पास कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा 76 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा 74 हो गया। ठीक ना। लेकिन जैसे 74 आया, यहाँ से आपके पास 2 यूनिट के प्रोसेस आते रहे और ये प्रोसेस आपका रन हो के बाहर भेजता रहा, रन हो के बाहर भेजता रहा, फिर 2 वाला आया रन हो के बाहर चला गया, फिर 2 आया रन हो के बाहर चला गया, ऐसे होता रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका 80 यूनिट वाला प्रोसेस 4 यूनिट रन होने के बाद 74 यूनिट इसका बना का बना रह जाएगा और ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रह जाएगी। इस तरह से आप एक क्या हो जाएगा, स्टारवेशन में चला जाएगा, एक प्रोसेस आपका स्टारवेशन में चला जाएगा। और यहाँ पे भी हम लीजिंग का कंसेप्ट लगा के इसको दूर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जितना आपको समझना था हमने समझा दिया। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू और मल्टी लेवल क्या था आपका, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आई थिंक आप ये दोनों एल्गोरिथम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक हमारा शेड्यूलिंग धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। थैंक यू।